You say that I'm psychotic. वेलकम बैक टू कंसेप्टोपीडिया डे 7 ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आज हम लोग जो है ग्रेविटेशन का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक। इसके अंदर जो दो पॉइंटर्स रहेंगे वो रहेगा, पहला अर्थ ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दूसरा एस्केप वेलोसिटी, यानी अर्थ के पास कितनी ताकत है उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी चीज़ कि उस ताकत से छूटना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे एस्केप वेलोसिटी के अंदर। फिलहाल के लिए आपका चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा, पर याद रखिए गुरुत्वाकर्षण का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में है, फैला हुआ है। ओके, उसका दी एंड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपके चैप्टर का दी एंड होगा। सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन बाकी रहेंगे, वो भी हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए देखते हैं कि हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी अर्थ के पास भैया कितनी ताकत है। तो देखिए, अब तक डे 1 से लेकर डे 7 तक हमें कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि ग्रेविटेशन के लिए दो मुख्य पहलू हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है मास, ओके, पहला मास, और दूसरा रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस। ये दो मुख्य इम्पॉर्टेंट, चौक की आवाज़ भी है हमारे साथ, तो ये दो मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशन का अस्तित्व है। करेक्ट। तो अब हमारे अर्थ का भी मास कम थोड़ा ही है, हमारे अर्थ का भी मास है भैया। अब ये जो अर्थ है लगभग जो गोला सा दिख रहा है, जो अर्थ का हमारा मास है वो भी कम नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करने की पावर होनी ही चाहिए, क्योंकि वही फोर्स तो जनरेट होगा तब जाकर वो ऑब्जेक्ट को, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। करेक्ट। तो यहाँ जो है ना, दो चीज़ें याद रखिएगा। पहली चीज़ कि ताकत होगी, एनर्जी होगी तो ही फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जनरेट होगा तो ही कोई ऑब्जेक्ट को पुल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि एक होता है इम्पैक्टिंग एरिया, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में करेंगे। पर याद रखिएगा, जो भी चीज़ होती है उसका एक असर होता है और उसका एक इम्पैक्टिंग एरिया होता है। जो भी फील्ड्स होते हैं, जो भी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, उनका एक दायरा होता है जहाँ तक वो अपना असर क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। करेक्ट। तो ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे अर्थ के ताकत के बारे में कि भाई आखिर अर्थ की ताकत, यानी ये जो अर्थ्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कह रहे हैं, वो क्या बला क्या है आखिर। तो देखिए, अगर एक सीधी सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका नाम जो है, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं। अगर आप इसका नाम देखें तो नाम क्या है? पहली चीज़ है अर्थ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन। और तीसरी चीज़ क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल माने होता क्या है? तो देखिए, पोटेंशियल मतलब होता है एक सीधी सी भाषा में काम करने की काबिलियत, कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये है अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी, ठीक। ग्रेविटेशन ये क्या है? एक तरह का फोर्स। हिंदी में मत पूछना गाइस, मेरे को आता नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं, बल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये है पोटेंशियल, ये एक तरह की क्या है? एनर्जी है भाई। क्या है? एनर्जी। तो मुझे मेन काम क्या करना है? अगर अर्थ से पूछोगे तो अर्थ के पास क्या काम है? घूमने और दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने के अलावा और तो कोई काम नहीं है। तो हम तो यहाँ पे फिलहाल ऑब्जेक्ट खिंचवा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट खींचने के लिए अर्थ तो क्या चाहिए? ताकत चाहिए ना। लेकिन खींचता कौन है? ये तो न्यूटन बाबा ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है हर चीज़ को, लेकिन उस फोर्स को एनर्जी कौन देता है? क्योंकि देखिएगा, इस फोर्स और एनर्जी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, पर फिलहाल मैं वो आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि कैसा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। पर कुछ चीज़ें जो होती है ना, मेरे बोरियत के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो 11th-12th के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपको वहाँ पता चले कि फोर्स और एनर्जी आपस में इंटरलिंक कैसे होते हैं। तो फोर्स एनर्जी आपस में इंटरलिंक्ड है। ये जो फोर्स है जो खींचेगा किसी भी चीज़ को, उसको वो ताकत असल में मिलती कहाँ से है? तो उसको एनर्जी मिलती है यहाँ से। तो अगर आप इसको समराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को जो एनर्जी देता है उसे ही कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? होप सो। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बड़ी सिंपल से और साधारण से भाषा में ही इसका एक्सप्लेनेशन रखा है ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो अब देखिए, अब इससे ना ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में बहुत सारे सवाल भी आपके मन में उठते होंगे कि जैसे पहली चीज़, अर्थ का तो समझ में आ गया कि उसके पास एनर्जी है, तो उसी के कोऑर्डिनेटली सबके पास भी एनर्जी होगी।
और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो स्टार है भाई वो है सन। सन का मास तो बहुत ज़्यादा है और उसका रेडियस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मास और बहुत ज़्यादा रेडियस होने पर जो है वो तो सबको अपनी तरफ खींच लेना चाहिए। लेकिन अचंभे की बात ये है, आप अगर देखेंगे तो अमेजिंग बात ये है कि भाई जो सन होता है, ये सन, इसके अगल बगल सारे प्लैनेट जो हैं वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई भी किसी को भी सन अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसका मास कम पड़ गया, सन कमज़ोर पड़ गया? नहीं। क्या दूसरे प्लैनेट्स सन से ज़्यादा ताकतवर हो गए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इसको कौन जो है सन आखिर उसे खींच क्यों नहीं पा रहा है? तो देखिए गाइस, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जो भी आपका प्लैनेट है वो प्लैनेट जो है ना वो अपने ऑर्बिट पे और यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। और आपने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में किसी के अगल बगल रिवॉल्व करने में मदद करता है। तो यहाँ पे खेल क्या है? वेलोसिटी का। प्लैनेट क्यों नहीं गिर रहा है सन के अंदर? तो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी ने ही इस प्लैनेट को थाम रखा है, अदरवाइज सन सबको क्या कर लेता? समेट लेता अपने अंदर। इज दैट क्लियर? ये पॉइंटर याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ कि देखिए कि हर किसी का, जैसे मैंने बताया, हर ऑब्जेक्ट का अगर उसके पास एनर्जी है तो उसका इम्पैक्टिंग एरिया भी होगा। ठीक है, तो जैसे अभी मेरे पृथ्वी के पास एनर्जी है यानी ये पोटेंशियल है, तो इसका एक एरिया होगा, मतलब एक रेंज तक ही पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है। ठीक है, थोड़ा सर्कल थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है, तो ये मत समझिए कि आड़ा टेढ़ा पृथ्वी खींच लेती है। हर जगह पे उसका रेंज क्या होगा? उसके मास और रेडियस के हिसाब से क्या होगा? उसका एनर्जी का रेंज डिसाइड होगा। तो एनर्जी का भी यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक क्या रहेगा? रेंज। अगर आप इस रेंज के अंदर होते हैं तो पृथ्वी झट से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगी? अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी, फिर चाहे आप उसे आपकी इच्छा हो या ना हो। ठीक है, ये था आपका अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए अभी एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, एस्केप वेलोसिटी, ये भी पढ़ लेते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। तक आपने क्या देखा? अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है भैया, जैसे इसका नाम एस्केप वेलोसिटी वैसे इसका काम भी है एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है? फरार हो जाना ना। तो यहाँ से हम फरार होने वाले किस चीज़ों से? पढ़ाई से, ग्रेविटेशन चैप्टर से, और हमारे सिर से एक बोझ भी उतर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल वो सब से तो ज़िंदगी भर फरार होते रहेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से फरार होने की। यानी आप देखे होंगे कि मैंने इससे पहले बताया था कि अर्थ है अगर, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास और रेडियस है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी पोटेंस भी होगा अपनी तरफ उस किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने का। अगर मुझे अर्थ के इस एनर्जी के दायरे से बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे एक सर्टन स्पीड के साथ इसके अगल बगल क्या करना होगा? रिवॉल्व करना होगा, तभी मैं इस बाउंड्री से, पोटेंशियल से बाहर निकल पाऊंगा। आप सही समझ रहे हैं, वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आप सोचेंगे कि इससे पहले तो मैंने बोला था वेलोसिटी तो ठहरने में मदद करता था, भागने में क्यों? देखिए गाइस, वेलोसिटी जो है ये एक फिजिकल पैरामीटर है। जब आप अर्थ के अगल बगल घूमते हैं या फिर आप सन के अगल बगल रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में हैं और आप उसके अगल बगल घूम रहे हैं, तो ये आपको गिरने से बचा रहा है। पर मे भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको उसके एनर्जी से, उस ऑब्जेक्ट के एनर्जी से कभी बाहर जाना हो, तो बाहर जाने के लिए भी वेलोसिटी ही जिम्मेदार है। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाहर जाने के लिए उस वेलोसिटी को हम कहते हैं प्यार से एस्केप वेलोसिटी, यानी ऐसी वेलोसिटी जो मुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, प्लैनेट या जो भी चीज़ आप अज्यूम कर रहे हैं उसके रेंज से मुझे बाहर ले जाने में मदद करे। ओके, हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में भी एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत पड़े कि इसके लाइफ से निकल के उसके लाइफ में जाए, उसके लाइफ से निकल के इसके लाइफ में। ठीक है, पर वो मुद्दा कुछ और है। फिलहाल यहाँ वाला देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है एस्केप वेलोसिटी का अगर यहाँ पे मुझे वेलोसिटी की ज़रूरत है तो कुछ फॉर्मुलेशंस वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, पहली चीज़ तो डिनोट किया जाता है एस्केप वेलोसिटी को V सबस्क्रिप्ट में ESC, एस्केप वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला है √2gm डिवाइड बाय r। ठीक है, क्वार्टर का ब्रांड नहीं, ये है G का मतलब होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है,
तो अगर आपको किसी प्लैनेट से बाहर निकलना है, उसके एनर्जी के बाउंड्री से बाहर जाना है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करें। अपने जो स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट या जिस पे भी आप बैठे हैं उसकी वेलोसिटी मिनिमम उतनी रखें और फिर ही आप उस पोटेंशियल एनर्जी से क्या कर सकते हैं, छूट सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। ओके अब हाँ, जाहिर सी बात है कि मुझे अगर अर्थ है उसका एनर्जी है तो उस एनर्जी का भी कोई फॉर्मूला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। ओके जिसे आप कहते हैं कि अर्थ्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि -Gm डिवाइड बाय R+H। ठीक है ना, ये माइनस में रहेगा। ओके तो जो ग्रेविटेशनल आप पोटेंशियल की बात कर रहे थे उसका फॉर्मूला भी है और वो है -Gmm/R+H। गौर करिए कि यहाँ पर क्या है, पहले आप जब भी फोर्स देखते थे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर हुआ करता था, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं ना कि एक जो है डिनोमिनेटर में एक वैल्यू कम करी तो फोर्स से हम किस में चले गए, एनर्जी में। इसलिए मैंने बोला था कि फोर्स और एनर्जी का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। ठीक है, इसलिए तो देखिए ABCD में भी जो है ना E के बाद ही F आता है, एनर्जी एंड फोर्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बस इतना ही है। 10th स्टैंडर्ड में इतना ही है, डिराइव विराइव नहीं करना है। बाकी जो रहेगा 11th 12th में हम डिराइव भी करेंगे, देखेंगे भी और उसके मतलब को और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करेंगे। ओके तो ये था हमारा डे 7 और यही अंत भी है ग्रेविटेशन चैप्टर का। बस न्यूमेरिकल्स बाकी रह जाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स और बाकी सभी चैप्टर के वीडियो लिंक और नोट्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके इन केस ऑफ एनी डाउट आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। मैं मेरा ईमेल आईडी भी ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अदर चैप्टर्स, लाइक जो भी आपके साइंस 1 साइंस 2 के चैप्टर्स बाकी हैं वो सारी सीरीज जल्दी अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।